जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जो भी भाई बहन यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है इसमें टोटल हिंदी के मैं 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो उसी कड़ी का ये आज 9 प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण होता है उसका सर्वाधिक संबंध यहाँ पर किससे है। तो ए ऑप्शन है कि पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से है, हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से है, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से है, या फिर हिंदी की ध्वनियों को यहाँ पर सिखाने से है। तो यहाँ पर सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में आप यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे क्या हो जाएं, लेखन में सृजनात्मक हो सके, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को यहाँ पर निर्मित करता है। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर करता है, सौंदर्य बोध को निर्मित करता है, संस्कृति को करता है, संप्रेषण को करता है, या फिर यहाँ पर कला को करता है। तो यहाँ पर संप्रेषण को करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो भाषा के नियम होते हैं उसके द्वारा अगर आप नियंत्रित कर रहे हैं तो संप्रेषण का माध्यम भर यहाँ पर भाषा के नियम नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, हमारी सोच को भी यहाँ पर निर्मित करते हैं। तो ये आपको याद रखना यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, या फिर सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, या फिर सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या फिर सभी बच्चों का यहाँ पर मनोरंजन करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी बच्चों का यहाँ पर वो क्या कर रही है, मनोरंजन कर रही है। क्योंकि पूनम यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रही, तो साथ साथ में क्या हो रहे, बच्चे सीख भी रहे हैं और उनका मनोरंजन भी हो रहा है। तो यहाँ पर खेल खेल में पूनम क्या कर रही, बच्चों को सिखा रही, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो ए ऑप्शन है, सभी बच्चों की बोलने एवं सुनने सीखने की गति समान होती है, या फिर अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, या फिर बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है कि बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक यहाँ पर अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक यहाँ पर अवसर देने चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भोजपुरी भाषी मोना सा को यहाँ पर इस तरीके से सा को बोलती और रा को वो ड़ा बोल देती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, मातृभाषा से प्रेम हो सकता है, उच्चारणगत यहाँ पर त्रुटि हो सकती है, या फिर हिंदी भाषा की कठिनता हो सकती है, या फिर मातृभाषा का व्याघात यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर मातृभाषा का व्याघात हो सकता है कि उसके वहाँ हो सकता है रा कोड़ा ही बोला जाता हो, जैसे कि पंजाबी में बोला जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, अलग बोलते हैं हिंदी भाषा से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसकी मातृभाषा का यहाँ पर व्याघात हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती, क्योंकि वह चाहती कि बच्चे, तो यहाँ पर जो शिक्षिका है वो क्या कर रही, बच्चों को पाठ्य पुस्तक से हट करके थोड़ा बहुत वहाँ पर बाल साहित्य अलग से पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करती। तो यहाँ पर शिक्षिका क्या चाहती है कि विभिन्न बाल साहित्य के नाम वो जान सकें, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, या बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें, तो वो अपनी पठन क्षमता यहाँ पर बढ़ा सके, यही शिक्षिका यहाँ पर चाहती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संबंध में सबसे अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है। तो परिभाषाओं को जानना है, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान होगा, या फिर संदर्भ में व्याकरण समझना, या फिर पाठ्य पुस्तक व्याकरण के नियम यहाँ पर जानना। तो यहाँ पर संदर्भ में व्याकरण समझना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के पक्षों की अगर
बच्चों को यहाँ पर बारीकियों शब्द जो हैं उनकी बारीकियों का आकलन किया जा रहा है, तो संदर्भ में व्याकरण यहाँ पर समझना हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, तो यहाँ पर सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है कि बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा यहाँ पर ना प्रोन्नत किया जाए, तो यहाँ पर बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, यही यहाँ पर हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन में या फिर आकलन में यहाँ पर ये आकलन करने का उद्देश्य होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार है। यहाँ पर क्या कहा गया कि बच्चों में जो है वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार किसने दिया है, पावलोव ने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है, यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने, या फिर पाणिनि ने यहाँ पर दिया है। तो ये चॉम्स्की ने दिया है। ये काफ़ी बार मैं आपको प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपके यहाँ पर सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट यहाँ पर है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि कोई एक भाषा डैश लिपि में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो किसमें हो सकता है, कितना हो सकता है फेरबदल, 3 हो सकता है, सभी हो सकता है, सीमित, या फिर एक यहाँ पर हो सकता है। तो सभी यहाँ पर क्या है कि कोई एक भाषा सभी लिपि में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल, तो यहाँ पर सभी आपको फिल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती और डैश होती है। तो चेतन और स्वाभाविक होती, अचेतन और स्वाभाविक होती है, अचेतन और कालबद्ध होती है, या फिर सचेतन और कालबद्ध यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सचेतन और कालबद्ध होगा, क्योंकि वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो है सचेतन यहाँ पर हो जाएगा, सचेतन स्तर पर देखी जाती है, और यहाँ पर कालबद्ध होती है क्योंकि वहाँ पर समय भी पता होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या फिर बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या फिर बच्चों की विविध भाषाओं को यहाँ पर पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों को विविध दृश्य और श्रव्य सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जो बच्चे होंगे हमारी क्लास में वो अलग अलग मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता वाले होंगे। तो यहाँ पर दृश्य और श्रव्य मतलब कि जो बच्चे देख करके सुनते हैं जब वो चीज़, तो उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व होना चाहिए यहाँ पर, तो बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, या फिर बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां के कारणों को पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, या फिर उपयुक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपका दायित्व ये सभी होगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसका है, पावलोव का है, चॉम्स्की का है, स्किनर का है, या फिर लेव वाइगोस्की का है। यहाँ पर तो चॉम्स्की का ही है, क्योंकि भाषा अगर आ जाए आप में, भाषा और विचार यहाँ पर अर्थ ग्रहण करना, तो ये सब किसने कहा है, भाषा के बारे में चॉम्स्की है, तो इसलिए चॉम्स्की का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या कहलाता है। यहाँ पर पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, या फिर पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, या फिर पढ़ कर समझने का यहाँ पर पहला प्रयास है। तो यहाँ पर पढ़ने की कुशलता का ये अंतिम पड़ाव होता है कि अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे और यहाँ पर पाठ को देख करके ही विषय वस्तु का पता लगा लेंगे तो आप पढ़ने की कुशलता के अंतिम पड़ाव में है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 15 क्वेश्चन शुरुआत के थे ये भाषा कौशल के थे, हिंदी पेडागोजी के थे। अब यहाँ पर पद्यांश मतलब कि कविता है, उसके बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके सीटेट में पूछे जाते वैसे ही मैंने कराया है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले कविता पढ़ लेते हैं
कि धर्म का दीवट दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हास रस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल को सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, वृद्ध हो कि अशोक गांधी हो ईसु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। तो ये कविता है, काफ़ी अच्छी कविता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म का दीवट दया का दीप जलने का कवि का क्या यहाँ पर अभिप्राय है। कि ए ऑप्शन है कि धर्म और दया की समाप्ति की ओर संकेत है, या फिर जब तक पंडितों की आवाभगत होती रहेगी, या फिर चारों ओर धर्म दया धर्म का वातावरण होगा। यहाँ पर चारों ओर कर लेना है, उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो चारों ओर दया धर्म का वातावरण होगा, तो इसलिए यहाँ पर यही कविता में कहा गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में अभी तक शीतलता नहीं आ सकी है क्योंकि कि मनुष्य ने अपना धर्म छोड़ दिया है, अमृत की धारा नहीं बरसी है, या फिर लोगों ने दूसरों पर दया करना छोड़ दिया है, या फिर मनुष्य भोग और लिप्सा में यहाँ पर डूबा हुआ है। तो मनुष्य जो है भोग लिप्सा में यहाँ पर डूबा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर संसार में शीतलता नहीं आ सकी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कवि किस अमृत की धार की बात कर रहा है। दया की बात कर रहा है, धर्म त्याग या फिर प्रेम और शांति की बात कर रहा है। तो प्रेम और शांति की अमृत धार की बात कर रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अशोक गांधी और ईसु को सम्मान देता है, कौन देता है। मन से यहाँ पर कवि दे रहा है, तो सर झुकाकर दे रहा है, बातों से दे रहा है, या फिर किसी से यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर बातों से दे रहा है इनको सम्मान, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वाचिक शब्द का अर्थ क्या है। जिसका वाचन किया जा सके, जो वचनबद्ध हो, जो बचता घूमे, या फिर जिसका संबंध वाणी से यहाँ पर हो। तो जिसका संबंध वाणी से हो वही वाचक शब्द हो जाता है, तो यही अर्थ हो जाएगा वाचिक का। वाचिक का मतलब होता है जिसका संबंध यहाँ पर वाणी से हो, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह का पंक्ति से तात्पर्य क्या यहाँ पर है। कि मानव दया धर्म के मार्ग पर जा रहा है, मानव दूसरों को दुख दे रहा और दुख भी खुद ही दुख भोग रहा है, या फिर मानव महापुरुषों द्वारा बताए मार्ग पर चल रहा है, या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो जो मानव है वो दूसरों को दुख दे रहा है और खुद भी दुख भोग रहा है, यही यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो ऊपर के थे ये यहाँ पर कविता मतलब पद्यांश के थे। अब यहाँ पर गद्यांश है और नीचे इसके क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में रंगमंच पर अभिनय करने आता है और अपनी मन स्थिति से प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, यहाँ पर विवश है, वह करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं, कुछ सुख यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छानुसार वह काम नहीं करता जिससे दुख मिले। यही मनुष्य मन की प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। तो ये यहाँ पर क्या है, गद्यांश है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाप यहाँ पर क्या है। पुण्य का विपरीत शब्द है, मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है, मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा है, या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का यहाँ पर दूसरा नाम है, यही यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर पाप है, अब पहला ही यहाँ पर ऑप्शन था कि पुण्य का विपरीत, बिल्कुल सही होता है कि पुण्य का विपरीत क्या होता है, पाप होता है। लेकिन जो आपको गद्यांश में कहा गया है वही आपको यहाँ पर करना है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति संसार रूपी रंगमंच पर करने आता है। तो क्या करने आता है, अभिनय करने आता है, क्रय विक्रय, जीवन यापन, या फिर खोजबीन करने आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभिनय करने आता है, यही यहाँ पर कहा गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य करता नहीं है, तो क्या है वो, कर्म है, साधन है, जीव है, या फिर भाग्य है। तो वो साधन है, ये यहाँ गद्यांश में कहा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है, रोटी चाहता है, कपड़ा चाहता, मकान चाहता है या फिर सुख चाहता है। यहाँ पर तो प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तियों के लिए धन जो है सुख का साधन है, तो कुछ व्यक्तियों के लिए डैश सुख का साधन ऐशो आराम है, त्याग है, मोक्ष है या फिर भक्ति है। यहाँ पर तो त्याग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य कभी भी चाह कर वह काम नहीं करता जिससे नुकसान हो, दुख मिले, दूसरों को कष्ट हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिससे दुख मिले यही यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सस धन आर है, सन धन सार है या फिर सम धन सार है या फिर सम धन सार यहाँ पर हो जाएगा। ये सम इस तरीके से था और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन सम धन सार बराबर संसार हो जाता है, तो इसके बराबर क्या हो जाता है, संसार हो जाता है, यही संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में क्या उपसर्ग है, प्रा है, प्रत्यय है, प्रत्यय है या फिर एक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश से पहले जुड़ करके उनका अर्थ बदल देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, ये शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं और उनका अर्थ बदलते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि प्रत्येक में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाता है, प्रत्येक होता है, तो यहाँ पर प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ और सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। पाप पुण्य कुछ नहीं, सब मानव के सम विषम दृष्टिकोण है, या फिर प्रत्येक मनुष्य सुख के पीछे पागल है, या फिर प्रत्येक मनुष्य दूसरों को सुख देने में लगा है, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो गद्यांश था उसका मेन यहाँ पर भाव क्या है, तो पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, सब मानव के सम विषम दृष्टिकोण है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के लिए कुछ 30 क्वेश्चंस थे, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।